राम राम जी। हालचाल कैसे है आपके? पक्का? क्या बात है। हाँ जी, कैसे दिख रहे? अरे यार, पता है, नींद पूरी नहीं होती है यार। अच्छा, आपकी बोल रहे हो क्या? आप कैसे सेट हो जाओगे? मैं होने नहीं दूंगा आपको। मैं मतलब ही नहीं उठता। हमारे होते हुए आप सेट सेट कैसे हो सकते हो? आप हमारे होते हुए रेड रेड हो सकते हो आप, है ना? शेर शेर हो सकते हो आप लोग, सेट सेट नहीं हो सकते। ये बंदा मस्त है। अरे हाँ जी, अरे आपने तो मस्त है, कह सकते हो यार। अब पैदा करने वाले दोनों नहीं है, वरना पूछता उनसे बाकी में मस्त हुआ था क्या पैदा में। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी के हालचाल अच्छे होंगे। आपके पढ़ाई आपके जोरदार चल रही होगी। मैडम, क्या हालचाल है आपके? आज प्रमोशन हो के आगे आगे आज है? लड़ाई हो गई? कैसे, लड़कों से हुई लड़की से हुई? किसी से नहीं हुई? लड़ाई तो वो होती है जब लड़की की लड़कों से होती है, जब 10 लड़कों पर अकेली लड़की भारी पड़ती है ना, उस लड़ाई को देखने में मजा आता है। जब लड़की को जितना जोर जोर से गुस्सा आता है और वो उतने अच्छे अच्छे जब वचन बोलती है, तब मजा आता है फिर। और बेचारे जब लड़के लड़ते हैं लड़कियों से, वो कुछ नहीं कहते, वो हाथ जोड़, मैंने ऐसे कुछ कहा ही नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा था ही नहीं। और बात तो सही है ना? बात तो सही है। तो आपकी अनुमति मिल जाए यदि, तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाए। तो मुझे केवल इतना सा बता दीजिए, क्या हो गया था? पैनल के क्या हो गए थे? सदस्य वगैरह हो गए थे। ठीक है, आप तो जगह पर पहुंच चुके हो। आप लोग तो पैनल का हो ही गया है, सदस्य आपने बता दिए, वेरी गुड। और यह विधि ये हो गया है, ये भी ठीक हो गया है आपका। तो बाकी हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। और इससे आगे क्या बचा हुआ था? मुझे क्या पता, मुझे आप बताते हो, मुझे याद आ जाता है मेरे को। नहीं, याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। हाँ, मतलब आज कहते हैं ना कि मतलब मेरे टोरे मुझ पर ही मार रहे हो आज, है ना? तो कहां पर थे, जल्दी बताओ यार एक बार। पैनल तो कर दिया आपने, दल आपने कर दिया था आपने, नवाचारिक में बता ही रहा था। ये यही विधि, चर्चा वाद विवाद, सामूहिक वाद विवाद विधि यही है। जल्दी बताओ, कुछ और याद आ रहा हो तो। सामाजिक अध्ययन के बारे में आप पढ़ रहे थे, और सामाजिक अध्ययन की विधियां आप पढ़ रहे थे। सामाजिक अध्ययन में आपको यदि कुछ पता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से बताऊं। फिर मैं आपके हिसाब से बता दोगे तो मुझे क्या याद रहेगा कि हाँ यार, और मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा तो फिर तो है ही है। वो तो खैर मुझे तो याद है, मेरे को कुछ कुछ अभी पहले याद तो नहीं आया था, लेकिन अभी याद आ गया है। तो कुछ हो याद तो बताइए, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूं। फिर मैंने बोला था, आपने बोला था? यार अभी यही तो बात होती है ना,
क्या देनी चाहिए थी? तो आपने पूछा ही नहीं ना मेरे से, वरना मैं हिंट दे के चले जाता फिर मैं। मेरे को तो अब यार अब क्या याद दिलाए, मुझे तो यही नहीं पता था। वो तो यहाँ के आपने बता दिया कि सर पैनल चल रहा था, लेकिन यदि ये पता नहीं, आप नहीं पता, मुझे ये नहीं पता था कि टॉपिक चल कौन सा रहा है। वो तो इसलिए कॉपी में आके याद पता देख लिया भाई, चलो ठीक ये चल रहा है, तो कोई बात नहीं। और नहीं नहीं, कुछ तो कुछ याद तो होगा यार, ऐसी बात तो नहीं है। खैर आप ऐसा कह रहे हो तो। और नहीं, अभी तो खैर नहीं आया। चलो कोई नहीं, मुझे तो याद आ जाएगा। आगो नहीं है, मैंने वैकल्पिक व्यवस्था की है अभी कि चल तू याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, और देखते हैं तब तक कुछ। मैंने ऐसा नहीं कहा भी देवता, ये इतने जबरदस्त जो विचार है वो तो आपके हो सकते हैं ना। और इसमें एक प्रश्न आएगा आपकी एग्जाम में, ईश्वर ने चाहा तो कंफर्म है। और यदि वो प्रश्न आया बाई चांस तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे यार बोला ठीक है ये तो आ गया है। तो आपने कहा सर जैसे कि, तो जब हमने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा है या सामाजिक अध्ययन के जो मेथड वगैरह है, इसको जब आप लोगों ने पढ़ा तो देखो भाई इसमें 3 या 2 नाम आएंगे। मैं केवल नाम लिख देता हूं, वो कंप्लीट नहीं लिखूंगा वरना फिर आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने सबसे पहले लिखा है शास्त्रीय, और शास्त्रीय के साथ में आपको थोड़ा आसानी हो जाए इसलिए मैंने नाम लिख दिया है विषयक, लिख दिया है। तो शास्त्रीय या विषयक हो जाएगा, ये पहला नाम है। आपने कहा सर ठीक है और क्या रहेगा इसके अलावा, तो भाई देखो एक और आपका नाम आ जाएगा, और उसमें हम लोगों ने नाम दिया है समन्वित। अब इसको समग्र भी कहा जा सकता है, समावेशी भी कहा जा सकता है, इतना भी काफी है ये। और एक जो शब्द है वो थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, इसको लिखते कैसे हैं, तो थोड़ा सा मदद कर देना। बता देना कि ये सही है क्या, ये सही है क्या, कहाँ क्या करना पड़ेगा इसमें? तय के ऊपर से रे की मात्रा हटा दूं फिर सही हो जाएगा ना? अब सही है पक्का? यदि थोड़ा सा इनको मैं नहीं पढ़ा था तो मेरे को भी थोड़ा सा लगता कि यार कुछ छूट गया है कुछ, और अब चूंकि जब ये याद आ गए हैं तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो यार ये तो पढ़ा दिया, क्योंकि अभी तक आपने आइडिया नहीं लगाया कि ये है क्या बीमारी है ये, है ना? क्योंकि थोड़ा ध्यान नहीं गया, इसलिए जाता नहीं है कई बार, कई दिन क्लास हो जाती है एक ही टीचर के साथ में, और सिलेबस भी कई दिन तक चलता है तो नहीं ध्यान रहता कई बार। एक है शास्त्रीय, विषयक कहते हैं, दूसरा हमने नाम दिया है समन्वित, और थर्ड है आपका अंतर विषयक। अब ये जो समन्वित वाला है इसको कहते हैं एकीकृत भी कहते हैं इसको। अब हमारे यहां पर इन तीनों में से चाहे आप
रीट का पेपर देखिए, चाहे आपका थर्ड ग्रेड का पेपर देखिए, और चाहे आपका जो सीटेट का जो पेपर है उसमें देखिए, ये समन्वित वाला नाम जोरदार है ये। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ऐसा है क्या ये? तो भाई एक बात ध्यान रखिए, ये तीनों है उपागम। और ये किसके उपागम है? ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम। तो भाई देखो, उपागम का जब जिक्र आएगा तो सामाजिक अध्ययन के उपागमों का भी नाम आना चाहिए, और सामाजिक अध्ययन के उस उपागम का एटलीस्ट जरूर नाम आना चाहिए जिसका प्रयोग सामाजिक अध्ययन में सबसे ज़्यादा किया जाता है और सबसे ज़्यादा ही उसके प्रयोग पर बल दिया जाता है, उसका नाम आना जरूरी है। वो बनता है आपका सेकंड वाला। तो अब आप कह रहे हो कि सर तीनों का बताना स्टार्ट करिए, तो वैसे तो नाम से मालूम चल रहा है, चलो इसका नहीं भी मालूम चले 2 मिनट के लिए, ये लास्ट वाले दोनों का तो मालूम चल रहा है। समन्वित एकीकृत का मतलब होता है जोड़कर, है ना, एकजुट होकर, ऐसा है। और अंतर विषय का मतलब हो जाता है अलग अलग विषय, अलग अलग विषय। अंत्य अनुशासन जो मैथ में अपने यूज किया हुआ है कि ये एक अंत्य अनुशासनात्मक विषय है। अब सब यहां से सवाल ये उठता है कि शास्त्रीय या विषयक जो उपागम है इसका मतलब क्या रहेगा? तो आप शास्त्रीय कह दीजिएगा, चाहे विषयक कह दीजिएगा। यदि इस तरह का कोई हमसे उपागम पूछेगा कि सब शास्त्रीय उपागम किसे कहते हैं, विषयक जो उपागम है ये हम किसे कहेंगे, तो एक छोटी सी जवाब है कि जब बच्चा छोटी क्लास में होता है, हम तो 3 से 5 की बात भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 से 5 में एसएस को आप इन्वायरमेंट कह रहे हो आप, और उससे पहले 1 से 2 में यदि बात करेंगे तो वहाँ आप लोग प्राकृतिक जो विज्ञान वगैरह है, भाषा वगैरह है, उनके साथ आप बच्चों को जोड़कर पढ़ा रहे हो। तो आपने आंसर दिया कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में होता है, तो उस समय पर हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत वो प्रकरण बच्चों को सिखाए, वो टॉपिक जो बच्चों को बताए जिनका संबंध बच्चे के खुद के जीवन से होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, शास्त्रीय उपागम सामाजिक अध्ययन का वह उपागम है जो इस विश्वास पर टिका है कि हमें इस विषय के अंतर्गत प्रारंभिक कक्षाओं में वो टॉपिक, वो प्रकरण पढ़ाने चाहिए जो बच्चे के प्रारंभिक जीवन से संबंधित हो। जैसे आपको पता है परिवार तो उसी में आता है, बच्चा जन्म होते ही किसका हिस्सा बनता है? परिवार का। परिवार के बाद में आस पड़ोस के, आस पड़ोस के बाद में मित्र समूह के, इन सब से मिलकर बच्चे का समाज बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि सामाजिक अध्ययन का एक ऐसी विचारधारा जो कहती है कि बच्चे को उन तथ्यों के बारे में अवगत कराइए जो बच्चे के जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जो बच्चे के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जब हम उनको बच्चों को सिखाते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं, आप समझ जाइए आप पढ़ाने के लिए किसका या कौन से उपागम का प्रयोग कर रहे हो। तो जवाब रहेगा शास्त्रीय उपागम। पुराना उपागम है ये, प्राचीन उपागम माना जाता है, बात भी ठीक ही है। मैथ पढ़ोगे तो मैथ के बारे में क्या जानकारी दोगे? स्टार्टिंग क्लास में बेसिक जानकारी दोगे आप, नंबर्स बच्चों को सिखाओगे। आज लैंग्वेज सिखाते हैं तो हम लैंग्वेज में बच्चों को सबसे पहले बेसिक सिखाते हैं। तो हर सब्जेक्ट का ये जो बेसिक हम सिखाते हैं उसी को कौन सा उपागम कहा जाता है? शास्त्रीय उपागम। इसमें सिखाने के 2 तरीके बड़े अच्छे हैं। पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात, परिवार के बारे में बता दिया, परिवार के मेंबरों के बारे में बता दिया, समाज के बारे में बता दिया, लेकिन बाद में आप ये बताओगे परिवार हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्यों है ये बताओगे बच्चों को। ये पूछोगे आप बच्चों से, और जब पूछोगे परिवार हमारे लिए क्यों जरूरी है तो बच्चा थोड़ा दिमाग पे जोर डालेगा ना भाई। बच्चों को ये तो पता है कि मम्मी पापा भाई बहन से मिलकर परिवार बनता है, तो ये नहीं पता बच्चे को परिवार जरूरी क्यों है। तो परिवार के सदस्यों के बारे में बताकर आप बच्चे से क्या पूछोगे? परिवार हमारे लिए जरूरी क्यों है। इसका मतलब हुआ ये उपागम कैसे चलता है? ज्ञात से अज्ञात की तरफ। अमूमन हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज़ें ज्ञात होती है वो हमारे लिए आसान होती है, और जो चीज़ें हमारे लिए ज्ञात नहीं है वो हमारे लिए कठिन होती है। तो आपने कहा ज्ञात से अज्ञात,
और सरल से जटिल। अब जो चीज़ें ज्ञात होती है उसको अक्सर हम कह देते हैं कि साहब स्थानीय से वैश्विक की तरफ, समीप से दूर की तरफ। तो 3 सूत्र हम बच्चों को सिखाते हैं। पहला कहा आपने, ज्ञात से अज्ञात हो गया है। दूसरा हो गया है सरल से जटिल हो गया है। और थर्ड कौन सा हो गया? तो आपने आंसर दे दिया है, स्थानीय से वैश्विक। क्या करते हैं हम इसमें बच्चों को? तो कहते हैं साहब शिक्षण कराने का ऐसा उपागम जिसमें हम बच्चों को प्रारंभिक या बुनियादी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, उसको कहा जाता है शास्त्रीय उपागम। जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाएगा उसकी पढ़ाई का लेवल भी बढ़ता जाएगा। समाज हम प्राथमिक लेवल पर भी पढ़ते हैं, हम सेकेंडरी लेवल पर समाज पढ़ते हैं, और दोस्त हम लोग यूनिवर्सिटी में भी समाज पढ़ते हैं। हम स्टार्टिंग की क्लास में भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और हम हायर क्लासेस में भी क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। हम स्टार्टिंग क्लासेस में भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, और जब आप माध्यमिक कॉलेज में पहुंचते हो वहां पर भी हम क्या पढ़ते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। फर्क क्या है? जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसा वैसा उनका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसको कौन सा उपागम कहा आपने? शास्त्रीय उपागम। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप लोग और उसमें लिखिएगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये तो इसकी विशेषता नहीं हुई भाई। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये तो इसकी विशेषता नहीं है। तो क्या जी? हाँ, शिक्षक केंद्रित विधि है, तो ये बाकी तो ठीक है। आपका प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित, ठीक है, निरीक्षण में बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव लेता है भाई। दूसरा जवाब है यह बालक, अरे यह एक बालक केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो भाई शिक्षक वाला प्रशासक वाला तो ठीक है, लेकिन बालक केंद्रित तो नहीं है भाई। ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं तो आगे तो ऑप्शन पढ़ा ही नहीं मैंने, तो ये तो बालक केंद्रित तो नहीं है भाई ये। और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, तो ये तो ठीक है भाई। लेकिन ये तो देखो भाई बालक केंद्रित तो नहीं है, ये बालक केंद्रित विधि तो नहीं है ये। हाँ, मनोवैज्ञानिक भी नहीं है ये प्लीज अदरवाइज बिल्कुल मत लेना, मत सोगे। ये किसने दिया है ये इसका आंसर क्या था? इसका ए दे रखा है ना दोस्त। लेकिन इसमें भाई आप ये अच्छा, अरे सुनो यार, सुनो तो सही, कौन सी सब्जेक्ट के मेथड में था ये? एसएस में ना। तो भाई इसको ठीक करना, ये बालक केंद्रित तो नहीं है ये, ठीक है ना। बाकी पहला तो ठीक है बिल्कुल, मैंने पहले नजर मेरी पहले पे पड़ी थी मैंने, वो तो मैंने तो बाद में देखा भी नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना भाई। तो बालक केंद्रित नहीं है ये निरीक्षण विधि को आप किताबों की बात छोड़ो, आप मुझे लगता है आप 10 टीचरों से पूछोगे तो हो सकता है 10 में से 7 टीचर आपको बताएंगे कि निरीक्षण विधि मनोवैज्ञानिक है। मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार, 10 टीचरों से पूछोगे तो उनमें से 7 टीचर बोलेंगे आपको, मैं पहले बता रहा हूं कि निरीक्षण विधि कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक। 3 टीचर ऐसे होंगे जो मना करेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। कारण है क्योंकि वो तो गलती वहां पकड़ में आ गई ना यार, इस विधि में नहीं नहीं नहीं, वो तो टीचर प्रशासक नहीं होता है, टीचर इसमें काम करने वाला होता है। प्रशासन तो वो करता है जो केवल मैनेजमेंट करके छोड़ देता है। इसमें प्रदर्शन कौन करेगा? टीचर करेगा। प्रदर्शन बच्चा थोड़ी कर रहा है इसमें, बच्चा तो इसमें ऑडियंस होता है। अभी मानो मैं क्लास में हूं सामाजिक अध्ययन की,
मैं अब चूंकि सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहा हूं तो उदाहरण भी सामाजिक अध्ययन का ही दूंगा। मैं आपको चुनाव के बारे में बता रहा हूं, उसमें इलेक्शन के बारे में, और मैं ये बता रहा हूं कि भाई ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। तो मैं ईवीएम मशीन को यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं, चाहे वो बोर्ड पर करूं चाहे मैं मॉडल बनाकर लाऊं, तो ये विधि कौन सी हो गई है? प्रदर्शन। अब आप मुझे बताइए, मैं ईवीएम मशीन का मॉडल आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं और उसमें बता रहा हूं कि भाई इसमें हरा बटन का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, जो भी बटन उसमें लगते हैं, जो उसमें सिंबल्स लगे होते हैं, उनका मतलब क्या है। तो आप बताइए, ये टीचर बताएगा या बच्चा बताएगा? और उसमें बच्चा क्या करेगा? देखेगा। वो तो केवल देखने का काम करेगा। तो टीचर की भूमिका प्रमुख होती है, बच्चा तो इस भूमिका में केवल किस रूप में रहेगा? दर्शक के रूप में। इसलिए जो निरीक्षण विधि है वो कभी भी मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकती, वो कभी भी बालक केंद्रित नहीं हो सकती, क्योंकि उस निरीक्षण हो ही किसका रहा है? बच्चे का हो रहा है निरीक्षण। तो कम भाषा में बात करें, निरीक्षण किसका कर रहे हो आप? बच्चे का कर रहे हो। बच्चा कर क्या रहा है, या फिर बच्चा निरीक्षण कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है। लेकिन दोनों कंडीशन में काम तो बच्चा नहीं कर रहा, काम तो कौन कर रहा है? निरीक्षण करने वाला। इसलिए बिल्कुल नहीं। और मेरा तो इतना ही कहना है, हो सके तो आपके लिए पॉसिबल हो तो ये फालतू के इनको पढ़ना बंद करना है। इनको, ये आपने और हमने पिछले दिनों से मेहनत की है, काफ़ी दिनों से। ये थोड़ा सा तो आपको भी, मेरा ऐसा मानना है, दुस्साहस कर रहा हूँ पूछने का, साहस नहीं कर रहा हूँ, दुस्साहस कर रहा हूँ पूछने का। ऐसा मेरे को गलतफहमी है कि जब से हमारी क्लास लगी है, आपकी समझ में, आपके बौद्धिक स्तर में परिवर्तन तो आया होगा। अब ये मेरी हो सकता है गलतफहमी भी हो सकती है ये, लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद आपकी सोच, आपकी मानसिकता में, मतलब मेथड वाले सब्जेक्ट को लेकर एक परिपक्वता शायद आई होगी। और यदि आप इनको ना, ये जो इनको मैं सनसनी बोलता हूँ, ये बाजार की किताबें जो है ये, इनको आप उठाओगे ना तो पता क्या होगा? हमने जो मेहनत की है ना पिछले दिनों में, ये मेहनत खराब हो जाएगी फिर। क्यों? अभी तो मैं आपको संभाल लेता हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, तो कोई छोटी मोटी कन्फ्यूजन आती है, डाउट आता है, तो आप मुझे बता देते हो, हम उस पर बैठकर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त, मैं यहाँ से क्लास छोड़ के चले जाऊँगा, आप अपने अपने घर पे चले जाओगे, और वहाँ पर जब कोई सनसनी आप देखोगे, और वो सनसनी जब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन उत्पन्न करेगी, आप तो परेशान हो जाओगे। फिर बात नंबर की नहीं होती दोस्त, एक तो मुलाकात हुई ना अभी सामने बैठ कर खड़े होकर, इससे तो बात ही कुछ और होती है इसकी। तो अभी क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो बन चुका है। अब तो आपको क्या करना है? आपको केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर जो डले हुए साइट्स पर आयोग के द्वारा, उनको पढ़ो आप लोग, उनका अभ्यास करो। और ज़्यादा आपको लग रहा टाइम है अभी, अपने जो बुकलेट है, अपनी बुकलेटों में दुनिया भर की हमने लिख रखी है बातें, अड़ंग बड़ंग दुनिया भर का लिख रखा है। पूरा का पूरा उन जो आपकी जो बुकलेट है, उन बुकलेटों को पढ़ो। लगना चाहिए कि पूरी लाइन टू लाइन याद है। और आपको लगता है कि आपने बुकलेट भी पढ़ ली, क्लास को भी पढ़ लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि टाइम है, पुराने वर्षों के प्रश्न निकालो। लेकिन पुराने वर्षों के प्रश्नों में मॉडल पेपर लेकर मत आना, वरना गड़बड़ी कर जाओगे। मॉडल पेपर मतलब सनसनी, मॉडल पेपर मतलब सनसनी। पुराने प्रश्न पढ़े नेट पर खूब सारे, दुनिया भर के पढ़े, निकालो सीटेट के पुराने पेपरों को, निकालो अपने रीट के पुराने पेपरों को, निकालो अपने सेकंड ग्रेड के पुराने पेपरों। क्यों? सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट तो लगभग सेम सा ही है ना, जीके वाला। तो भाई जीके तो सेम ही है, जीके भी आपके भी आता है, जीके उनके भी आता है, तो सेम सा ही है प्रश्न। तो मनोविज्ञान के आपके आते हैं 30 प्रश्न रीट में, मुझे पता है मेरे को। सेकंड ग्रेड में आपके 20 आते हैं, 20 ही आते हैं ना, और सेकंड ग्रेड में भी आपके 20 ही आते हैं। टीचिंग मेथड के आपके जब पढ़ोगे सेकंड ग्रेड में, एक सब्जेक्ट में 20 प्रश्न आते हैं, आपके 50 आते हैं आपके ओवरऑल। 3 सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज, 50 हो गए ना भाई। तो पुराने प्रश्नों को पढ़िए, वहां से क्लू मिलेगा आपको, वहां से ज्यादा ठीक रहेगा। और जल्दी से आपने जो हेडिंग बनाया है शास्त्रीय उपागम, इसमें लिखिएगा, यह सामाजिक अध्ययन का यह सामाजिक अध्ययन शिक्षण का यह सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्राचीनतम
उपागम है जिसके द्वारा बालकों को प्रारंभिक स्तर पर विषय का बुनियादी ज्ञान कराया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर विषय का बुनियादी ज्ञान कराया जाता है। इस स्तर पर या इस उपागम से प्राथमिक स्तर पर बालक के जीवन से संबंधित प्रत्ययों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे आसपास का परिवेश, परिवार, रिश्ते नाते, आसपास का परिवेश, परिवार, रिश्ते नाते, समाज, मित्र समूह आदि इस उपागम के द्वारा बालकों को ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल तथा स्थानीय से वैश्विकता की ओर शिक्षण कराते हैं। जैसे जैसे बालकों का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शिक्षण का कठिनाई स्तर भी डबल कर दिया भाई, बढ़ता है।
ये प्रश्न दिया है भाई किसी ने, ये भी भाई कहां पर आया हुआ, कोई एग्जाम में आया कि ये वाला प्रश्न? पहले अब क्या ये ट्रिक मैंने थोड़ा डेवलप किया है यार ये। अब ये जो अभी पूछा है जो मैंने, ये पहले उपचार करिए, इलाज करिए, सिखाइए, फिर उसके बाद में परीक्षण करिए और फिर उसके बाद में सिखाइए। मतलब इसमें है क्या? इसमें ए है सिखाएं, परीक्षण करें और फिर से सिखाएं। अब यार इंग्लिश में वर्डिंग क्या थी, वोकैबुलरी क्या थी? टीच होगा, टेस्टिंग होगा और रीटीच होगा, यही है ना? दोबारा बोलना भाई। अरे यार, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा जमता नहीं है मामला। हटा दूं उसको 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए दोबारा ले आऊंगा, फिर यहीं पे आ जाओ एक बार। पहला है आपका प्लानिंग, टीचिंग, इसके बाद में आता है आपका टेस्टिंग, इम्प्रूव, फिर आपका टेस्टिंग और फिर प्लानिंग के में आ जाएगा रीप्लानिंग। सेकंड बार में रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीटेस्टिंग और री इम्प्रूविंग, साइकिल चलता है पूरा। दोबारा बोल रहा हूं, पहले आएगा प्लानिंग, प्लानिंग के बाद में आएगा टीचिंग, टीचिंग के बाद में टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद में फिर दोबारा आपका इन तीनों के बीच में, क्योंकि देखो पहले प्लानिंग कर लिया आपने, फिर आपने प्लानिंग के बाद में आपने टीचिंग करवा दिया, टीचिंग के बाद में टेस्टिंग करना पड़ेगा, टेस्टिंग के बाद में जब एक चरण तो पूरा हो गया ना, फिर आपका भाई एक काम तो हो गया, आपने यही करवाते हैं अमूमन क्लास में। टीचर योजना बनाता है, योजना बनाने के बाद पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद चेक कर लेता है। अब चेक करने के बाद में मतलब टेस्ट रहने के बाद में फिर कोई कमी रह गई है तो फिर दोबारा से वो रीप्लान करेगा, रीप्लान के बाद में फिर दोबारा से वो रीटीच करेगा, रीटीच के बाद फिर दोबारा रीटेस्टिंग करेगा। और ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वो परेशानी बच्चों की दूर नहीं हो जाए। तो एक्चुअल तरीका तो ये है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या किया इन्होंने, हमारे यहाँ इसका थोड़ा सा इन्होंने आसान बना दिया। और आसान कैसे बना दिया? कहते हैं पहले तो मूल्यांकन करिए, मूल्यांकन के बाद में करिए बोला जी निदान करिए, निदान के बाद में बोला जी उपचार करिए, और उपचार के बाद में आपका फिर दोबारा से मूल्यांकन, फिर दोबारा से आपका निदान, फिर दोबारा से उपचार, फिर दोबारा से मूल्यांकन, फिर निदान, फिर उपचार, फिर मूल्यांकन। तो ये काम कब तक चलता रहना चाहिए? जब तक सीखने वाले की कमियों का निवारण नहीं हो जाता। तो सबसे सरल भाषा में बात करोगे तो ये चलेगा, सबसे सरल भाषा में क्या? पहले मूल्यांकन, फिर निदान, फिर उपचार और फिर मूल्यांकन। मैंने पता नहीं आपको उदाहरण दिया नहीं दिया, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, आज समझ लो। हमने एक लाइन लिखी थी कि भाई सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बताता है कि भाई आपको तो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको बुखार है, ये 5 दिन की टेबलेट है, इनको लगातार लेना और 6ठे दिन बाद दोबारा आना। अब उस व्यक्ति ने 5 दिन की दवाइयाँ ली, 5 दिन के बाद में वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका दोबारा से वही चेकअप करता है जो उसने पहली बार किया था। फिर दोबारा टेस्ट करने के बाद क्या कहेगा वो, भाई आपके इन्फेक्शन कम तो हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको 3 दिन मेडिसिन और लेनी पड़ेगी, और 3 दिन के बाद में देखो आपको दोबारा आना पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। अब हम चाहे जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन सिस्टम तो यही है, 3 दिन दवाई लेनी पड़ेगी यदि फर्दर परेशानी से बचना है। और समझदार व्यक्ति क्या करता है, 3 दिन की दवाई लेने के बाद में वो रुकता नहीं है, वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है ताकि भविष्य की बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सके।
और डॉक्टर क्या करता है कि वैसे तो आप सब कुछ ठीक हो, लेकिन हमें केवल क्या एक टेस्ट छोटा सा करना है, उसे क्लियर हो जाएगा तो फिर वो दोबारा टेस्ट करता है। फिर वो इसका मतलब हुआ आपका निदान जो है वो भी 2-3 बार हुआ है आपका, और 2-3 बार निदान होने के बाद में जब लगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में माना जाता है कि भाई आपने उस समस्या से दूरी बना ली है। ठीक वैसे ही पहले टीचिंग में हम लोग मूल्यांकन करते हैं, बच्चों को टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद में बच्चों को बताते हैं कि भाई तेरे को दिक्कत क्या आई है, फिर बच्चे से उसको दूर करवाते हैं। अब यहाँ बच्चे ने दूर कर लिया, लेकिन अब हम ये नहीं मान सकते कि बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो गई है। हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम दूर हुई है या नहीं हुई है। अब मान लो हो गई तो वेल एंड गुड, तो बात ही खत्म हो जाएगी, यहीं पर दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि भाई यहाँ पर अभी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, निदान। अब निदान जब मान लो कारण निकल कर आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उपचार। अब उपचार के बाद में फिर दोबारा आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये साइकिल पूरा मान लिया जाएगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। यही कारण है, कोठारी आयोग ने ठीक इसीलिए कहा था कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होती है, यही कारण है। आपने जो पर्ची दी थी उसमें पहला रखा हुआ था सिखाना। क्यों सिखाने का मतलब क्या है, क्योंकि आप पहले ही डायग्नोस कर चुके हो, आप पहले ही निदान कर चुके हो। प्रश्न पूछा था उपचार के बारे में, शिक्षण होता तो उसमें निदान भी आता, लेकिन प्रश्न कहाँ से स्टार्ट हुआ है, भाई उपचार की कौन सी क्रियाएं हैं। उपचार की क्रिया का मतलब है निदान तो हो चुका है, अब हमें केवल क्या करना है, इलाज करना है। तो इलाज में पहले आएगा, पहले सिखाइए, सिखाने के बाद में फिर दोबारा चेक करो, आप परीक्षण करो उसे सीखा है या नहीं सीखा है। और जब उसका परीक्षण कर लिया है और आपको लगता है कि कमी रह गई है, फिर दोबारा से उसको सिखाना स्टार्ट करिए। और इसका तीसरा उदाहरण सबने सुन रखा होगा, माइक्रो टीचिंग। सुन रखा है नहीं सुन रखा है? माइक्रो टीचिंग में पहले आता है टीचिंग, पहले टीचिंग, क्यों पहली योजना टीचर घर से बनाकर लाता है, इसलिए तो उसको हम बोलते नहीं है। तो पहले आता है टीचिंग, टीचिंग के बाद में आता है फीडबैक, फीडबैक के बाद में आएगा रीटीचिंग, रीटीचिंग के बाद में रीप्लानिंग, और रीप्लानिंग के बाद में आएगा रीफीडबैक। ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। तो जल्दी से आ जाइए। ये लिखा नहीं लिखा आप लोगों ने, ये वाला सबने लिख दिया है? चले फ्री, आगे चले फिर। अब आपको सेकंड नाम हेडिंग बनाना है, और सेकंड नाम जो रहेगा इसके बाद में वो समन्वित नहीं लिखवा रहा हूं भाई मैं अभी। समन्वित से पहले तो एक नाम और आ गया है, और वो जो एक और जो नाम आया है वो आपका कौन सा रहेगा, तो ये कहा है आपने सरोकार संबंधी उपागम, सरोकार संबंधी उपागम। बड़ा अच्छी से लग रहा है ये यार, ऐसा भी कोई उपागम होता है क्या जिसका नाम क्या है, सरोकार संबंधी उपागम। सरोकार का मतलब होता है कि किसे कहोगे सरोकार? हाँ क्या होगा? नहीं नहीं, सरोकार किसे कहोगे, पता नहीं। जिसका मतलब होता है, जिसकी उपयोगिता होती है, जिसकी क्या होती है, उपयोगिता, जिसका महत्व होता है ना। तुझे तो कोई लेना देना ही नहीं है, सरोकार नहीं है। तुझे क्या फर्क पड़ता है, सरोकार तेरी तरफ से जिए चाहे मरे, सरोकार नहीं है, है ना। फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है, इसका मतलब है सरोकार है। एक ऐसा उपागम जो बच्चे को केवल उन प्रत्ययों का ज्ञान कराता है जिनका महत्व बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में होता है। जैसे कि सबसे बड़ी बात है संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान। किसका ज्ञान? संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान। आपने कहा सब, जैसे कि आपके मूल्य, आपके आदर्श, आपकी धरोहरें,
इनको सिखाने के लिए, ठीक है, मजे आए? हाँ भाई, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना बराबर? समझ में आ रहा है ना सरोकार? फिर ठीक, आ गया ना? मैं तो आपको देख देख के समझता हूं भाई, मैं कि आप क्या समझ रहे हो आप। हाँ जी, ना ना ना, हाँ जी। मैं इतने सारे इंटेलिजेंट लोगों के बीच में खड़ा रहता हूं मैं, तो आप बताओ मैं कितना सीखता हूं फिर मैं, है ना? एक किताब में जितना लिखा होता है उतना पर डे में आप लोगों से सीख के जाता हूं मैं, इतना आप लोगों से सीख के जाता हूं मैं। तो भाई सीखता तो हूं, देखो इसमें कोई बात नहीं है। तुम इसको कहां पहुंचाओगे ये और बता दो एक बार, है ना? इतना कह दो, बोला चोपड़ा जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे, बस। जरूरी नहीं है इस वाले उपागम का प्रयोग औपचारिक शिक्षा में किया जाए, इस उपागम का प्रयोग अनौपचारिक शिक्षा में भी किया जाता है। जब से बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा स्टार्ट होती है तभी से हम बच्चों को इस उपागम के माध्यम से प्रशिक्षित करना स्टार्ट कर देते हैं। यही कारण है, चाहे पॉजिटिव कह दो चाहे नेगेटिव कह दो, वो तो देखने और दिखाने का नजरिया होता है। यही कारण है कि स्कूल में आने से पहले बच्चा अपनी एक सोच, एक मानसिकता को बना लेता है, जिसके बारे में एनसीएफ 2005 में कहा है कि साहब विद्यालय में बालक की मान्यताओं का स्वागत करना चाहिए। इसके लिए नाम दिया है एनसीएफ 2005 में, बच्चे की वैकल्पिक विचारधाराएं। क्या नाम दिया है? बच्चे की वैकल्पिक विचारधाराएं। तो बच्चे के जो पूर्व अनुभव है उनको तवज्जो देता है। कौन सा उपागम? तो आपका जवाब रहेगा सरोकार उपागम। क्योंकि हमारे रिश्ते नातों के प्रति हमारी मान्यताएं कैसी है, समाज के प्रति हमारी मान्यताएं, कर्तव्य कौन से होते हैं, देश के प्रति हमारी भूमिकाएं क्या रहेगी, इन सब का ज्ञान हमें अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से करवाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी को आपने क्या नाम दिया है? सरोकार संबंधी उपागम। अब प्रश्न कैसे बनेगा? डायरेक्टली लाइन में पूछेगा कि सब बालकों को नैतिकता, आदर्शता, मूल्य संबंधी अवधारणाओं का विकास कौन से उपागम के माध्यम से किया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सरोकार, जी हाँ, संबंधी उपागम। कौन से उपागम के माध्यम से बालकों को प्रारंभिक जीवन के बुनियादी दक्षताओं या बुनियादी विषयों का ज्ञान कराया जाता है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? चाहे शास्त्रीय कह देना और चाहे कह देना विषयक उपागम। तो कौन से उपागम से किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा ये मैंने बताया है कि प्रारंभिक जीवन के विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण या अध्यापन का कार्य कौन से उपागम के माध्यम से किया जाएगा? तो आपका आंसर हो गया शास्त्रीय। और बच्चे को मानवीय जीवन के मानक, आदर्श, मान्यता, विश्वासों से परिचित कराने का काम कौन से उपागम के माध्यम से किया जाएगा? तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो आपने आंसर दिया है सब सरोकार उपागम। जल्दी से इसमें लिखिएगा। कहते हैं साहब यह है उपागम, यह उपागम बालकों को सभ्यता, यह उपागम बालकों को सभ्यता, संस्कृति, यह उपागम बालकों को सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों से परिचित कराने पर आधारित है।
यह उपागम बालकों को सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों से परिचित कराने पर आधारित है। यह उपागम बालकों के सामाजिकरण चारित्रिक निर्माण पर बल देता है, जिससे बालक में अपने राष्ट्र, समाज, संस्कृति के विषय में गौरव की भावना उत्पन्न हो सके तथा उन्हें अपने हृदय में स्थान दे सके। सर लिख लिया आप लोगों ने? ये क्या कह दिया? एक सेकंड के लिए मैं 1 मिनट लूंगा आपका मैं।
आप तो बातों में मशगूल हो गए हैं, बातों में मशगूल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट नाम लिखिएगा। हाँ जी, अभी शायरी तो बोली थी मैंने। चलिए आ जाते हैं आगे। और हमारे सामाजिक अध्ययन का जब जिक्र आएगा तो उस सामाजिक अध्ययन में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपका आएगा, अब तक का तो रिकॉर्ड है ये, वो सबसे ज़्यादा यही आता है। ये समन्वित कहो तो भी यही है, एकीकृत कहो तब भी यही है, संगठित कहिएगा तब भी यही है। तो अब सवाल ये कि सर इसका मतलब क्या है। तो भाई देखो, एक बात ये बड़ा क्लियर कह रहा है ये, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विषय तो काफ़ी शामिल है या नहीं है। 5 विषय शामिल कर रखे हैं आप लोगों ने। इतिहास आपने शामिल किया है, राजनीति विज्ञान आपने किया है, कौन सा, एक मिनट, अर्थशास्त्र, चौथा फिर भूगोल, और फिर क्या बात है, मजा आ जाता है। मतलब आप लोग फटाक फटाक जवाब देते हो जब ऐसे, इससे पता चलता है कि मतलब काम पूरा करके तैयार बैठे हो आप लोग। पढ़ाने वाला तो बहुत डरावना लगता है यार। तो ये जो नाम थे आपने, आज वैसे शायरी वायरी देखा ज्यादा मेरे को आती नहीं है, क्योंकि जो शायरी सुनाने वाले होते हैं वो अलग ही होते हैं यार। वो देख, तो मैं तो कोई छोटी सी बात बताऊं मैं तो आपको कि आज आप लोग जैसे यहां पर पढ़ने के लिए आए हो, और क्या कह रहे, रसिया गा दो। यदि मुझे हिंदी का एक गाना भी की 2 लाइन भी आती, 1 लाइन नहीं 2 लाइन भी आ जाती, तो मैं रसिया भी सीख जाता। मैं तो मैं कहते रहा हूं, अब आप सुन ही दे रहे हैं आप लोग कि तो आप लोग जब यहां पर क्लास में जब आए होंगे तो एक तरफ आपके मन, दिल, दिमाग में बहुत सारी खुशियां रही होगी, बहुत सारी उमंगें भी रही होगी, क्योंकि आपका यहां आने का मतलब था कि आप यहां से कुछ बन के जाओगे। अपने जो सपने देखे आपने, उन सपनों को लेकर जाओगे, हासिल करके जाओगे। ये आपके दिमाग में शायद 100% रहा होगा। और जैसे जैसे आपका यहाँ समय गुजरा होगा, यहाँ पर आपके वही विचार और मजबूत होते रहे होंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ समय ऐसा आया होगा जब आपको डर लगा होगा आप लोगों को। अब डर तैयारी से हो सकता है, डर एग्जाम से भी हो सकता है, डर पेपर से भी हो सकता है, डर रिजल्ट से भी हो सकता है। नहीं, दाढ़ी से तो नहीं होगा, खैर दाढ़ी से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दाढ़ी के पीछे जो इंसान है वो बेहतरीन इंसान है वो, तो इससे तो खैर डर नहीं लग सकता इससे। तो उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो बेशक इस क्लास में बैठे होंगे, लेकिन उस डर और उस अपेक्षाओं के नीचे या तो वो महसूस करते होंगे, या वो महसूस भले ही नहीं करते होंगे लेकिन वो होंगे जरूर, वो दब गए होंगे। वो अपेक्षाओं की वजह से, उम्मीदों की वजह से, डर की वजह से, चिंता की वजह से। तो यदि कोई ऐसा होगा, एक भी होगा क्लास में जो अपेक्षाओं, उम्मीदों के बोझ से दबा हुआ है,
इसका मतलब है वो अपना नुकसान खुद कर रहे हो। तो यदि किसी के सामने भी ऐसा लग रहा हो कि यार मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, चाहे दूसरों को हो चाहे मेरे को खुद से हो, तो मतलब आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो उसमें। तो एक तो ये है कि भाई वहाँ से बाहर निकलो। दूसरा ऐसा होगा कि कई लोग ऐसे होंगे जिनको ना डर लग रहा होगा ना भय लग रहा होगा, मस्त जिंदगी जी रहे हैं, खूब खाते खूब पीते और खूब आराम से सोते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी गलती कर रहे हो ज़िंदगी में। तो ऐसे करोगे तो ऐसे दिन कुछ दिन तो निकाल सकते हो, लेकिन पूरी लाइफ ऐसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये बात सब पर लागू होती है, चाहे हमारे मैडम हो चाहे हमारे गुरुजी हो, सब पे इक्वली लागू होती है। क्योंकि कुछ दिन हम दूसरे को अच्छा लगेंगे, उसके बाद में हमें लाख बुराइयां नजर आना स्टार्ट हो जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अब कहते हैं कि साहब कुछ लोग ऐसे होंगे थर्ड कैटेगरी में, जो डर भी लगता होगा, चिंता भी होती होगी, दबाव भी महसूस में रहते होंगे, जिनसे अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा रहती होगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को उनसे बाहर निकाल लिया होगा, कम आउट हो गए होंगे, उनसे बाहर निकल रहे होंगे, उनसे प्रेशर कर रहे होंगे, अपने ऊपर स्ट्रगल कर रहे होंगे, फिर भी वहाँ से निकल रहे होंगे। तो मेरा तीसरे तरह के जो लोग हैं, जो रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज़ चिंताओं में, रोज़ प्रेशर में हैं, उसके बावजूद भी वो हालातों से लड़ रहे हैं, मैं उनको बेस बनाकर बाकी दो लोगों से कह रहा हूँ, जो या तो डर के आगे घुटने टेक रहे होंगे, टेके नहीं है, टेक रहे होंगे, है ना, थक रहे होंगे, थकान महसूस कर रहे होंगे, लग रहा होगा पता नहीं यार ऐसा करके, और एक ऐसे जो कह रहे होंगे भाड़ में जाए रे यार, आज को जी लेते कल की कल देखी जाएगी। तो मेरा उनसे भी कहना है, एक बढ़िया व्यक्ति था जिसने कहा कि जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिशें की है, जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिशें की है, उनका अंत मैंने खुद को जलाकर किया है। तो आज क्लास में जितने भी आप लोग बैठे हो, आज इस डर को, इस भय को, इस निराशा को केवल आप ही, केवल अपने आप को ही कष्टों में डालकर आप दूर कर सकते हो। इसके बाद में उसको कोई दूर नहीं कर सकता। मैडम, वो एक बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपको भी बता रहा हूँ मैं, बहुत प्यारी सी बात है, बहुत माइक्रो इवेल्युएट पर आधारित बात है। कई शादियों में आप लोग गए होंगे, कईयों में गए होंगे, कई शादियों के कुछ सीन आपकी जहन में होंगे, आज भी याद होंगे आपको, हाँ यार ऐसा मैंने भी देखा है, ऐसा हुआ है। तो एक सीन बड़ा प्यारा होता है, मैं डायरेक्टली शादी के सीन की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब लड़का स्टेज पर बैठा होता है और जब लड़की का आगमन होता है, तो लड़की की फ्रेंड्स, लड़की की फैमिली वाली जो भी है, वो लड़की पर फ्लावर्स डालती है ऐसे करके, और लड़की आगे आगे चलती है। वो सीन बड़ा मैसेज और बड़ा मीनिंगफुल होता है। उसके बाद में जब स्टेज पर लड़की आती है, यही स्टेज है, ऐसा ही कुछ करके स्टेज होता है, बाकी प्रजा जो है वो नीचे बैठी रहती है, और सेवक जो है वो लड़की के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। अब जब वो, मैंने कहा ना, हर बात पर अपने को आर्गुमेंट नहीं करने, मजाक नहीं करने, कुछ बातें बड़ी सेंसफुल होती है। अब वो लड़की जब उस स्टेज पर चढ़ने वाली होती है, तब लड़का स्वेच्छा से, या लड़कों के उसके फ्रेंड्स कहते हैं उसको, तब वो लड़का आता है स्टेज पर और अपने हाथ को बढ़ाकर वो लड़की के हाथ को पकड़कर उसे स्टेज तक लेकर जाता है और अपनी सीट पर लाकर बैठा देता है। मेरा मानना है कि वो दिन एक ऐसा दिन होता है, ऐसा एक सीन होता है, जो शायद या तो उस दिन लड़की को लड़के का और लड़के को लड़की का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, और यदि पकड़ लिया तो उसके बाद में जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब इस सीन के कुछ दिनों के बाद लड़का, या तो लड़का नौकरी लग गया और लड़की नौकरी नहीं लगी, और या फिर लड़की नौकरी लग गई, लड़का नौकरी नहीं लगा, चाहे दोनों की नौकरी लग गया हो, यह भी पॉसिबल है।
मेरे गुरुजी हों और मेरी मैडम हो, धीरे धीरे जिसको आप स्नेह कहते हो, अटैचमेंट कहते हो, केयरिंग कहते हो, अफेक्शन कहते हो, जब हालात खराब होती है तो चीजें धीरे धीरे लाइफ में कम होना स्टार्ट हो जाती है और एक लेवल पर, उस लेवल पर आ जाती है कि वही दो इंसान एक दूसरे के साथ रहना तक पसंद नहीं करते। इसमें बहुत बड़ा जो कारण है वो आपकी सफलता और आपकी फेलियर का होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर का होता है। इसलिए यदि पढ़ाई करने की फिर भी वजह नहीं मिल रही हो, वैसे का जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात को कहने की, इसके बिना भी आपको वजह मिल रही होगी कि हमें पढ़ना है, फिर भी यदि वजह मिल रही हो तो ये ध्यान रखना कि आज की जिंदगी तो मजे में कट रही है, यदि कल का जीवन स्वाभिमान पूर्ण तरीके से जीना है तो कल के लिए तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और एक ऐसा अपमान जो हर जगह पर हर किसी के हाथों होते हुए देखा जाएगा, इसलिए या तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखिए। एक कंडीशन तो ये है, और या फिर कर लो बुलंद खुद को इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अब चलना है तो इन दोनों रास्तों पर चलना, इन दोनों रास्तों के अलावा और कोई रास्ता मत बनाना। या तो बदल जाओ वक्त के साथ और या फिर वक्त को बदलना सीखो। तो या तो ये रास्ते पर चलो और लगता है कि सर ये रास्ता मुश्किल है, तो फिर खुद अपने आप को इस लायक बना लो कि जीवन में हर कोई बंदा पूछे कि यार बता तेरी क्या राय है, क्या ख्याल है आपका। अब चाहे ये दोनों काम, चाहे नौकरी से हो और चाहे ये दोनों काम बिना नौकरी से हो। इसलिए लास्ट में तमाम पढ़ने वालों के लिए, मैडम और मार्ट साहब दोनों के लिए मैं इतना ही कहता हूं, ये मेरी एरोगेंसी है ना। मेरी एरोगेंसी का मतलब है मेरा ये घमंड है, ये जो बात बोलने जा रहा हूं मैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी एटीट्यूड भी व्यक्ति में होना जरूरी है। हमेशा सोबर बना रहे जरूरी नहीं है, कई बार क्या होना जरूरी है, एटीट्यूड का होना भी जरूरी है। और मैं एटीट्यूड की लाइन में क्या कह रहा हूं कि कई जगह ऐसी होती है जहां सुनसान होती है, कई जगह ऐसी होती है जहां मतम छाया रहता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहां लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, मुंह फुला के गुब्बारे की तरह, गोलगप्पे की तरह। तो वहां कई बार हम जाते हैं, तब वहां के हमारे जाते ही वहां के हालात बदल जाते हैं। इसलिए अपने आप को डेडिकेटेड समझ जाना कि मैं आपको कह रहा हूं। कहते हैं कि साहब हम आज भी अपनी शख्सियत पर एतबार करते हैं, हम अब भी अपनी शख्सियत पर एतबार करते हैं, छा जाते हैं रंग महफिलों में जब हम कदम रखते हैं। इसका मतलब हुआ आप अपने आप को यदि कम समझ रहे हो तो माफ करना, आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई भी नहीं है। आप अपने आप को किसी और के आगे कमजोर समझ रहे हो तो आपसे भी बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। आप अपने आप में बेस्ट हो, आप अपने आप में यूनिक हो। बस दिक्कत यह है कि आप वो यूनिक हो, वो बेस्ट हो जो अपनी यूनिकनेस को शायद भूल चुके हो आप। और आज जरूरत क्या है, उसी यूनिकनेस को दोबारा याद करने की आवश्यकता है। और केवल क्या कहना है, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, और मैं बेस्ट हूं, मेरे से ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि ऑल द बेस्ट तो मैं ही हूं। बाकी हो सकता है कोई बेस्ट होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और जब ये विचार आप आपके मन में रखोगे तो भाई साहब मजे कुछ और होंगे। इसलिए लास्ट में उनके लिए जो अपने आप को कमजोर फील करते होंगे, अपने आप को कहते ना कि थोड़ा सा कम आंकते होंगे, उनके लिए लास्ट में केवल इतना ही कहूंगा, कहते खूबसूरती ना चेहरे में होती है ना लिबास में होती है। खूबसूरती ना चेहरे में होती है ना लिबास में होती है, ये निगाहें जिसे चाहे उसे हसीन बना देती है। तो बस आ जाइए। और तबीयत कैसी है आप लोगों की?
हालचाल कैसे हैं आप लोगों के? कम हो या ज्यादा हो किसी से? आई एम द बेस्ट, है ना? कौन? आई एम द बेस्ट, ये होना चाहिए। चलिए जी, समन्वित उपागम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बहुत सारे विषय होते हैं। ये प्रयास करना चाहिए टीचर को, इन सब विषयों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। कौन से विषयों को? सामाजिक अध्ययन के विषयों को। तो हमने इसमें लिखा है एक लाइन, और लिखा है भाई आपने, इस उपागम के अनुसार इस उपागम के अनुसार सामाजिक अध्ययन का शिक्षक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक सभी विषयों को समन्वित रूप से संगठित करके शिक्षण कराए। इस उपागम के अनुसार सामाजिक अध्ययन का शिक्षक सभी विषयों को समन्वित रूप से संगठित करके शिक्षण कराए, क्योंकि इससे बालकों को विषय की पूर्ण समझ होती है। इस संदर्भ में अमेरिका की याद आ गया, कुछ नहीं आया अभी? अमेरिका की राष्ट्रीय परिषद ने भी, याद आया? कब? 1921, क्योंकि 34 में तो वो आया था, 34 में राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन आयोग समिति आई थी 1921 में, और 11 में आई थी कमेटी ऑफ 10, 16 में हुआ था सामाजिक अध्ययन अनिवार्य रूप से लागू, और 1892 में लागू किया था पहली बार अमेरिका में, है ना भाई? याद रखना है अपने को। तो हाँ जी बिल्कुल, अमेरिका की राष्ट्रीय परिषद ने भी सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक अध्ययन को अन्य विषयों से संबंधित करके शिक्षण कराने पर बल दिया। लाइन चेंज कर दे, आप कहो तो भाई कर दे, रुक जाए, नहीं रुकना। मेरे से पहले क्लास के सब्जेक्ट की हुई थी सर, बुद्धि का पास सिद्धांत करवा दो।
बाय उपाध्याय। कहां पर है उपाध्याय? जेपी दास और नागलेरी। पी मतलब प्लानिंग, ए मतलब अटेंशन और अराउजिंग, दोनों वर्ड यूज हुए हैं। अटेंशन भी, अराउजिंग, अराउजिंग भी आया है, मीनिंग दोनों का सेम है। एस का मतलब सिमुलेंटियस, सहकालिकता, सक्सेसिव, सक्सेसिव, सक्सेसिव को भाई अब हिंदी में देखना पड़ेगा। हिंदी में देखो भाई, मैं इंग्लिश में बता देता हूं आपको। पहले वाले में कोई दिक्कत है नहीं, नियोजन वाले में तो है नहीं। लोग इसको अटेंशन भी बताते हैं, अराउजिंग भी बोलते हैं। अटेंशन लिखा होगा तो आपने अवधान लिखा होगा, अराउजिंग का मतलब उत्तेजना होता है, और सहकालिक होता है सेकंड वाले का। थर्ड वाले का क्या होगा? सहकालिक। जो स्टिमुलेंटियस होता है इसका मतलब क्या होता है? सहकालिक। और लास्ट सक्सेसिव को देखना पड़ेगा हिंदी में क्या कहते हैं। क्रैमिक भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन ये पास का यही है, जेपी दास और नागलेरी वाला है ये। पॉसिबल ही नहीं है। सक्सेसिव, सक्सेसिव वही उन्होंने बताया, वही सही है, लेकिन अपना तो नहीं पता कुछ भी। आपने को नहीं पता भाई, भाई जो बताया वो सही है। हाँ, गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। पता नहीं भाई ये परिभाषा किसकी है ये तो चले आगे। आपने जब सब्जेक्ट अपन क्यों टांग अड़ाए बेकार में? आपने तो सामने पढ़ा था, मैं नजर पड़ गई, मैं चलो देख लेते क्या बीमारी है ये। अपने को नहीं पता भाई। बाकी ये कंफर्म है, मैंने सक्सेसिव ही देखा है उसका, ये कंफर्म है। अब और क्या, मेरे प्राण लोग हैं, मैंने बोल तो दिया, सक्सेसिव ही देखा है, सक्सेसिव ही देखा है 101%। नाम मुझे ना पता, मेरे को मुझे ना पता, मेरे को क्या पता। ना मैंने देखा, ना मैंने सुना, ना मैं कुछ बोला। स्टिमुलेंटियस, सहकालिक, अराउजिंग। वैसे मैंने तो अराउजिंग ही देखा है उसका। मैंने तो अराउजिंग ही देखा है उसका, मैंने तो उसका अराउजिंग ही देखा है। आ जाओ, कोई बात ना, कोई बात ना, भाड़ में जावा दो, आ जाओ। अलग नहीं है, उसी में है एनसीएफ 2005 जो पढ़ रहे हो ना अभी, उसी में चल रहा है, अलग से नहीं है कुछ भी। हेडिंग अलग आया है, लाइन अलग आया है, बस ये एनसीएफ 2005 के अनुसार, या एनसीएफ 2005 के अनुसार, या डायरेक्ट लेना एनसीएफ 2005 में भी, एनसीएफ 2005 में भी सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए सभी विषयों के समन्वित या एकीकृत अध्ययन पर बल दिया गया है। सभी विषयों के समन्वित या एकीकृत अध्ययन पर बल दिया है, जिससे
सामाजिक अध्ययन जिससे सामाजिक अध्ययन के प्रति बालकों में एक जिससे सामाजिक अध्ययन के प्रति बालकों में एक सहिष्णुता व व्यापक दृष्टिकोण सहिष्णुता है ना, दुराग्रह नहीं हो बच्चे के मन में, दुराग्रह नहीं हो, दुराग्रह नहीं हो। सहिष्णु का मतलब है एक समरसता का भाव, सबको इक्वली माने, वो इंपॉर्टेंट सबको माने वो, उसके लिए क्या नाम दिया है? सहिष्णुता व व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो सके। पार्शियलिटी का भाव आता है बच्चों में, ये सब्जेक्ट कम महत्वपूर्ण है, ये सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें हम लोगों ने क्या नाम दिया है? तो आपने कहा है कि भाई वहां पर दुराग्रह होता है, और जहां बच्चा क्या करता है, सभी सब्जेक्टों को महत्वपूर्ण मानता है, सभी सब्जेक्टों के प्रति वो सम्मान का दृष्टिकोण रखता है, उसे आपने क्या नाम दिया है? सहिष्णुता। ये लिख लिया हो तो आगे चले भाई। अब लाइन बदलिए और नेक्स्ट जो लाइन है उसमें लिखेगा अंतर विषयक उपागम। कौन सा रहेगा? अंतर विषयक उपागम। आज आप पत्र सप्लाई कर रहे हो आप, है ना? नेक्स्ट लिखिएगा और उसमें नाम आएगा सही है क्या भाई? ये नाम कहां पर आता है? हाँ, ये नाम आता है आप लोगों का जब दो व्यक्तियों की बात करोगे, दो विषयों की बात करोगे, दो स्थानों की बात करोगे, है ना? अंतर स्थान, अंतर व्यक्ति। तो वहां पर ये कहना चाह रहा है इस उपागम के माध्यम से कि जब भी हम सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे तो सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय इसका संबंध हमें अन्य विषयों से भी स्थापित करना चाहिए। एक तो होता है भाई सामाजिक जो विषय है उन्हीं को सबको जोड़कर पढ़ाइए, जैसे कि मान लो सामाजिक अध्ययन में इतिहास और भूगोल दोनों आ रहे हैं, उनको जोड़कर पढ़ाइए, वो तो हो गया समन्वित उपागम हो गया है। एक हो गया सामाजिक अध्ययन को विज्ञान के साथ जोड़कर, एक होता है सामाजिक अध्ययन को भाषाओं के साथ जोड़कर, एक होता है सामाजिक अध्ययन को गणित के साथ, एक होता है सामाजिक अध्ययन को ललित कलाओं के साथ जोड़कर। तो जब एक विषय को हम किसी या किन्हीं अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? अंतर विषयक उपागम। तो आपने कहा सर इससे होगा क्या, क्या फायदा होगा इससे ऐसा पढ़ाने से? तो भाई याद रखना पड़ेगा, जब एक टीचर बच्चों को एक सब्जेक्ट को पढ़ाते समय उसका संबंध किसी दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाएगा तो न केवल बच्चे की समझ व्यापक बनेगी बल्कि बच्चों को अन्य विषयों का भी ज्ञान होगा। याद होगा आप लोगों को, रीट वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसी को कहा जाता है सह संबंध। क्या कहते हैं? सह संबंध। आपको पता होगा सह संबंध के प्रकार होते हैं तीन होते हैं। एक होता है आपका एकिक सह संबंध, दूसरा होता है रेखिक सह संबंध, रेखिक पारस्परिक। पहला हो गया है एकिक, पारस्परिक और गुणांक सह संबंध। एकिक सह संबंध में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जब एक विषय की विभिन्न शाखाओं के बीच में आप संबंध कर रहे हो, एकिक सह संबंध हो गया है। जब एक ही शाखा के प्रकरणों के बीच में कर रहे हो तब आपका पारस्परिक हो गया है, और जब दो अलग अलग सब्जेक्टों में संबंध स्थापित कर रहे हो वो कहलाएगा गुणांक। इसका मतलब हो गया है कि ये वाला उपागम और इससे पहले वाला समन्वित उपागम दोनों सह संबंध की बात कर रहे हैं। फर्क इतना सा है, ये वाला कर रहा है गुणांक सह संबंध की, और इससे पहले वाला जो बात कर रहा है वो कर रहा है एकिक सह संबंध की।
तो जब भी आप विषय बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय, कराते समय इसका संबंध आप दूसरे विषयों से भी जोड़े, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो ये जो आपने उपागम लिखा है, अंतर विषयक उपागम, इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, और वो कौन कौन सी है। कहते हैं साहब सामाजिक अध्ययन, हाँ लिखो यार, या नहीं लिखना है? लिख लो यार, क्या बात है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का यह सामाजिक अध्ययन शिक्षण का यह एक नवीन उपागम है जिसके अनुसार शिक्षक सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण एवं, भाई बात बंद करो दोस्त, थोड़ी देर रुक जाओ यार, एवं ग्रहणशीलता के स्तर को उच्च बनाने के लिए इसका संबंध अन्य विद्यालयी विषयों से स्थापित करे, अन्य विद्यालयी विषयों से करे, इसी को गुणांक सह संबंध का उदाहरण मानते हैं, जिससे बालकों में अन्य विषयों के प्रति, माफ करना मैं नहीं, अन्य विषयों के प्रति रुचि, जिज्ञासा व सम्मान का भाव विकसित हो सके, इसके लिए हमें कौन सा यूज करना चाहिए? अंतर विषयक। तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि 3 या 4 लाइन लिखी है आप लोगों ने, उसमें पहला तो ध्यान रखना वह उपागम जो बच्चों के प्रारंभिक स्तर पर यूज किया जाता है, बच्चों को विषय का सामान्य ज्ञान प्रदान करने के लिए, उसे तो कहा है शास्त्रीय उपागम, पहला नाम हो गया है। दूसरा आपने कहा बच्चों को सामाजिक संस्कृति ये सब सिखाने के लिए, उसको आपने कह दिया है सरोकार। थर्ड जो था उसमें आपने कहा कि भाई बच्चों को सिखाइए
सभी सामाजिक विषयों को एकजुट होकर, सभी सामाजिक विषयों को, उसे आपने क्या नाम दे दिया है? तो आपने कह दिया समन्वित। और फोर्थ जवाब आपने दिया कि आप बच्चों को सिखाइए सामाजिक अध्ययन का संबंध अन्य विषयों से जोड़कर, और उसको आपने क्या नाम दे दिया है? तो आपने आंसर दे दिया है भाई उसका, और वो रहेगा अंतर विषयक उपागम। एक बच्चा है, रोज स्कूल जाता है। जब उसका स्कूल में एडमिशन करवाया तो वो बच्चा थोड़ा सा हेजिटेट करता था, भाई हिचकिचाता था, आत्मविश्वास की कमी थी। वहां पर उसके टीचरों ने उसका थोड़ा सा मोटिवेट किया, उसको एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, खेलों में उसको खिलवाना स्टार्ट किया। उस बच्चे को सिंगिंग, डांसिंग, इन सब में भी बुलाया। बच्चे को पढ़ाई में जो कमियां थी, उन कमियों को पहचान कर उनको दूर करने के लिए टीचर ने अतिरिक्त प्रयास करवाया, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो बच्चा खेल में आगे आ गया, टॉप आने लगा, पढ़ाई में टॉप आने लगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में टॉप आने लगा। तो बच्चा जो ये अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में जो बच्चा श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, वो कहलाती है बच्चे की उपलब्धि। क्या कहलाएगी? बच्चे की उपलब्धि। और बच्चे ने कौन से क्षेत्र में कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ जाना है, कितनी क्या क्या अर्जित किया है, इसको जानने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण एक समय विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में बच्चे ने जो कुछ भी अर्जित किया है वो उसकी उपलब्धि होगी। और उस उपलब्धि को मानने के लिए, जांचने के लिए जो जांचकारी आप करोगे वो कहलाती है बच्चे की उपलब्धि का परीक्षण। अब ये जो उपलब्धि परीक्षण है, इस उपलब्धि परीक्षण में वही विशेषता होती है जो एक आदर्श मूल्यांकन में होती है, वही वैधता, वो सब होती है। अब ये जो उपलब्धि परीक्षण है मेरे मित्र, ये दो तरह की हो सकती है। आपने कहा सर कौन कौन सी? एक तो वो उपलब्धि परीक्षण होती है जो शिक्षक निर्मित होती है, विद्यालय आधारित होती है, और एक वो होती है जिनको आपने कहा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित। एक को प्रमापीकृत, एक को अप्रमापीकृत आप कह देते हो। तो स्कूल लेवल पर जो बनाई जाती है उपलब्धि परीक्षण, उनको रचनात्मक कहते हैं हम लोग। और विद्यालय से बाहर पूरे स्कूलों के लिए, पूरे राज्य के लिए जो परीक्षण बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रमापी परीक्षण। अब साहब, किसी भी उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करने से पहले एक टीचर को एक रूपरेखा बनानी होती है, और उसी रूपरेखा को कहा जाता है ब्लूप्रिंट। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। जिसको आप कहते हो ना प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो जो आप प्लानिंग कह रहे हो वो प्लानिंग बनानी पड़ती है उपलब्धि परीक्षण से पहले, और उसी को कहा जाता है ब्लूप्रिंट। नीलपत्र, आधार पत्र, मानचित्र, खाका, आधार पत्रक, ये कहा जाता है। और किसी भी ब्लूप्रिंट को बनाने में किताबों के अनुसार 4, हमारे अनुसार 3। रिपीट कर रहा हूं, किताबों बुकलेटों के अनुसार 4, हमारे हिसाब से 3 काम करने होते हैं। और यही कारण है नीलपत्र को त्रिपदीय प्रक्रिया कहा जाता है। अब वो 3 पद कौन से है? तो पहला होता है उद्देश्यों का अंकीय भार। उद्देश्यों का अंकीय भार, कौन से वाले उद्देश्य को कितने नंबरों में विभाजित करोगे। दूसरा रहेगा विषय वस्तु का अंकीय भार, कौन से लेसन को, कौन सी यूनिट को आप कितने नंबरों में विभाजित करोगे, वो क्या कहलाएगा? आपका विषय वस्तु का अंकीय भार। और थर्ड कहलाएगा प्रश्नों का अंकीय भार,
कौन से वाले प्रश्न को कितने नंबरों में पूछोगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, जब आप ये भी निर्धारित करोगे, उसे क्या कहलाता है? प्रश्नों का अंकीय भार। तीन ही बातें बताई है मैंने। तो एक बच्चे ने स्कूल में, एक बच्चे ने औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो कुछ भी अर्जित, जो कुछ भी सीखा है, वो उसकी उपलब्धि है। उसकी उपलब्धि के लिए जो जांच कार्य किए जाते हैं वो उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को बनाने के लिए एक योजना बनानी होती है, उसे कहा जाता है नीलपत्र। नीलपत्र किसी भी उपलब्धि परीक्षण के लिए आधार का काम करता है। एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण नीलपत्र के आधार पर किया जाता है। एक नीलपत्र में तीन बातों पर बल दिया जाता है। अब डायरेक्टली बोलना, पहला उद्देश्यों पर, दूसरा रहेगा विषय वस्तु पर, और तीसरा रहेगा आपका प्रश्नों पर। उद्देश्य का क्या, कितने नंबर का कौन सा उद्देश्य, विषय वस्तु क्या, कौन कितने नंबर की विषय वस्तु, और लास्ट में आप कह रहे हो प्रश्न क्या, कितने नंबर के प्रश्न। ये भाई एक छोटा सा उपलब्धि परीक्षण का जिक्र था, छोटा सा, जिसके बारे में बात कही है। और आप बताइए हालचाल कैसे है? मेरी तरफ से तो आप लोग, आज आपका कोर्स कंप्लीट है, और अच्छी बात ये है और अच्छी बात और अच्छा, अभी एक बात बाकी है अभी, और एक बात ये है कि कोर्स कंप्लीट मेरा हुआ है। दोबारा बताइए। मापन, अवलोकन और मूल्यांकन। हाँ, बता देते ना, कौन सी बड़ी बात है। क्लास का जो एंडिंग है, क्लास का जो एंडिंग है वो ऐसा ही होना चाहिए। प्रश्न आते रहे और जवाब जाने चाहिए। बाकी तो ड्रामा नौटंकियाँ होती है, वो अपने को क्या सूट नहीं करती। वो तीन शब्द बेसिक है, तीन शब्द बेसिक है। चौथा अवलोकन तो अलग है, उसको अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अवलोकन मूल्यांकन का एक तरीका होता है। अब आप इसको अवलोकन कह दो, आप इसको निरीक्षण कह दो, वो तो चीज अलग होगी। मैं अभी, आप प्लीज आवाज नहीं, आप अभी इस क्लास में क्या कर रहे हो मैं ये जानना चाहता हूं, तो ये मेरा अवलोकन हो जाएगा। ये आपके व्यवहारों पर निगरानी रखना, आपको किसी व्यवहार को करते हुए देखना, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? अवलोकन। अवलोकन की बात आपके बेंडूरा ने भी की है, और इसी की बात किया है आपका जेवी वॉटसन ने, जब अपने बच्चे और दूसरा जो है और बच्चे क्या प्रयोग करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहारों को जानने के लिए की गई जो टेक्निक है, उसको नाम दिया उन्होंने ऑब्जर्वेशन। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट नाम पूछे आपने, एक पूछा मापन, एक पूछा आकलन, एक पूछा था मूल्यांकन। एक तो मानदंड, एक दूसरा मानक। चलिए, एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं मानक से स्टार्ट करता हूं। मैं प्लीज थोड़ा सा आप आराम से बात सुनना। हमारे यहां पर रीट में एक टॉपिक जोड़ा हुआ है जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रतिफल। किसी भी कक्षा में बच्चों की उपलब्धि को जांचने के लिए बच्चे की क्षमताओं का, बच्चे की योग्यताओं का, बच्चे की उपलब्धियों का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाता है, जिससे बच्चे को हासिल करना, अर्जित करना जरूरी है। उनको कहा जाता है मानदंड या मानक। और उस मानक पर आधारित जो बच्चे का परीक्षण होगा, मूल्यांकन होगा, उसे कहा जाता है मानक या मानदंड संदर्भित परीक्षण। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनना। कहते हैं कि साहब प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक कक्षा के बच्चों का, उनके सीखने का, उनकी उपलब्धियों का परीक्षण करने के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, जिसके आधार पर उस बच्चे की प्रगति का परीक्षण किया जाता है। उन्हें कहा जाता है मानदंड संदर्भित
या मानक संदर्भित परीक्षण। तो एक तो हुआ है आपका, जो आपको सभी को समझना है कि यदि मानदंड या मानक संदर्भित मूल्यांकन पूछा जाए तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस परीक्षण का आधार क्या है, तो कहते हैं साहब उच्चतम उपलब्धियां, औसत उपलब्धियां और एक रहेगा न्यूनतम उपलब्धियां। तो आपका आंसर क्या रहता है? ये मानदंड संदर्भित जो परीक्षण है इनका आधार क्या रहता है? न्यूनतम जो क्षमताएं हैं, न्यूनतम जो योग्यताएं हैं, उनको आधार बनाकर जो बच्चों का परीक्षण किया जाता है उनको कहा जाता है मानक या मानदंड संदर्भित परीक्षण। इनके लिए शायद मेरे ख्याल से एनईपी में, शायद एनईपी में या हो सकता किसी और में एक टर्म यूज किया जिसको कहते हैं रूब्रिक्स। क्या होता है? रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में वो विवरण शामिल होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी बालक का विवरणात्मक परीक्षण प्रस्तुत कर सके। तो अब आपको दो शब्दों में बताना पड़े, दो शब्दों में ज्यादा नहीं, तो आपका कहना पड़ेगा विवरणात्मक उपलब्धियां जिनका क्या कर सके, हम विवरण कर सके, वो क्या कहलाती है? रूब्रिक्स। आपसे पूछे मानदंड संदर्भित परीक्षण क्या है? बालकों की योग्यताओं का एक न्यूनतम जो स्तर है उसको आपने क्या कहा है? मानदंड संदर्भित परीक्षण कहा है आपने। अब तीन नाम मेरे बाकी है, प्लीज बातें दोस्त, 1 मिनट ओनली, सिर्फ 1 मिनट। समझ में नहीं आते पढ़ के चले जाते, कोर्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में भी समझ में नहीं आता मापन क्या है, दूसरा मूल्यांकन क्या है और तीसरा आकलन क्या है। मैं आपकी शान में अर्ज करके जा रहा हूं तीनों को। मूल्यांकन के 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम है मापन, एक का नाम है आकलन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मूल्यांकन के बच्चे होते हैं 2, एक का नाम है आकलन, एक का नाम है मापन। मापन नाम का बेटा जो है केवल अंकों की बात करता है, केवल अंकों की बात करता है, अंकों की बात ही सामने से पूछता है तेरा मोबाइल नंबर क्या है, तेरे मोबाइल नंबर में 10 डिजिट क्यों है? मापन। तेरा वजन कितना है, तेरी एज कितनी है, तेरे मार्क्स कितने आए? मापन चल रहा है ये। इसका मतलब है मापन में बच्चों की उपलब्धियों को और क्या हाल चाल है, कुलदीपे कुलदीपे। तो मापन का अर्थ होता है किसी भी बालक की उपलब्धियों, विशेषताओं, क्षमताओं को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करना। अब मान लो, मान के चलते हैं बालक दिया ही नहीं है हमें, तो बालक के बारे में नहीं बताना, यूं बताइए और किसी के बारे में, किसी के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करना, भौतिक गुणों को प्रदर्शित करना। अब दूसरा नाम आया आकलन। आकलन का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या रहेगा? अनुमान लगाना। आकलन का मतलब होता है सूचनाएं एकत्रित करना, जानकारियां एकत्रित करना। किसके बारे में जानकारियां? बच्चा कैसा सीख रहा है, बच्चा सीख भी रहा है या बच्चा नहीं सीख रहा है, शिक्षण कितना प्रभावी रहा है, शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हो भी रहे या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं। और मापन प्लस आकलन इजकल टू मूल्यांकन। पहले में केवल भौतिक गुणों को अंकों या संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं, जवाब रहेगा मापन को। स्टीवेंसन नामक विद्वान ने मापन के 4 लेवल बताए हैं। पहला होता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब रहेगा नामित या शाब्दिक। तुम तुम्हारे क्लास में कौन सी रैंक पर आते हो? क्रमिक। क्या रहेगा? क्रमिक रहेगा। उसके बाद में आता है अनुपात, अनुपातिक। अनुपात का मतलब है वो कितना अनुपात है तेरा, उसके पास तेरा कितना परसेंटेज है, इसका मतलब हो गया है अनुपातिक। और फिर पूछा जाता है कि तुम्हारे और उसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो हो गया है आपका अंतराल। तो मापन के 4 लेवल हुए, नामित या शाब्दिक, दूसरा रहेगा आपका क्रमिक, आनुपातिक और आनुपातिक के बाद में अंतराल। आकलन के 3 प्रकार होते हैं। एक वो जो सीखने से पहले किया जाता है, रिपीट कर रहा हूं, जो सीखने से पहले किया जाएगा, बालक को क्या आता है और बच्चे को क्या सिखाना है। एक होता है सीखने के दौरान, सीखने के रूप में, अभी क्लास में जब आप करोगे, उसे कहा है सीखने के रूप में, सीखने के दौरान।
एक होगा सीखने के बाद। सीखने के बाद में बच्चे ने क्या सीखा है। अब मजेदार बात यह है, इसमें से पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा आकलन या कौन से आकलन को स्व आकलन भी कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। तो आपका रहेगा सीखने के रूप में, सीखने के रूप में, सीखने के दौरान जो आप करोगे अपना, मैं खुद मेरा करूंगा, वो क्या कहलाएगा। तो जवाब रहेगा सीखने के रूप में आकलन। और मूल्यांकन के बारे में आप जानते ही हो, कहते साहब परिमाणात्मक प्लस मूल्य निर्धारण इक्वल टू मूल्यांकन। हालचाल कैसे आप लोगों के, गलतियां तो नहीं हुई कोई, किसी को भावनात्मक रूप से ठेस तो नहीं पहुंचाई, कोई नाराज तो नहीं हो, कोई भूल चूक हुई हो, कोई परेशान किया हो किसी को, हुई हो तो मुझे मेरे शब्दों को वापस दे दीजिएगा। और अच्छा, नौकरी से कम कुछ नहीं चाहिए, नौकरी से कम कुछ नहीं चाहिए। जहां पर भी मिलूं, जो भी प्रॉब्लम है, एक बार से लेकर 50 बार तक पूछने से हेजिटेट मत करना। मैं 51 बार बताने की गुंजाइश हमेशा जीवित रखूंगा। बस अपने को यहां से नौकरी लगकर जाना है। जयपुर भले ही खाली हाथ आए होंगे, वो सामान भरा हुआ नहीं मानता मैं, वो कचरा है, कूड़ा कबाड़ा है, वो सामान नहीं था, वो खाली हाथ आए हो, लेकिन जयपुर से नौकरी लेकर ही जाएंगे। लेकिन यदि कोई गलती से कोई जयपुर से कोर्स कंप्लीट होते ही चले जाए, घबराना मत, हम कहीं भी रहेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। हम लोग जयपुर में रहकर पढ़ाई होती है, सब बेकार की बातें है ये। जहां भी रहोगे आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, पढ़ाई वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो जहां भी रहो वहां खुश रहना, बिंदास रहना। यूं कब तक बेसबब बनकर फिरोगे, हाँ? यूं कब तक बेसबब बनकर फिरोगे, जनाब कुछ रौनकें खुद से भी होती है ना। इसका मतलब हुआ हम दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि जिंदगी की असली रौनक तो किससे है, मेरे से है। और ये रौनक कब पता चलेगा, जब घर वालों से पूछना, मम्मी पापा से, भाई बहन से, मैं कैसा लगता हूं तुम्हें, चल हट। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।